हेलो लर्नर्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीटेट पेपर 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 का, और ये पार्ट थर्ड है। इससे पहले मैं 2 पार्ट प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको जाके देख लो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा इस वीडियो के। और इसी के साथ हम यहाँ पे पेपर 1 को भी डिस्कस कर रहे हैं, उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, तो उसको भी देख लिया करो। क्योंकि जो आपकी सीडीपी होता है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, उसमें पेपर 2 और पेपर 1 मैटर नहीं करता। सब में सेम क्वेश्चंस ही होते हैं, सेम टॉपिक्स होते हैं, आपके सेम सिलेबस है, तो वो भी देख लिया करो। डिटेल एक्सप्लेनेशन रहती है यहाँ पे। जितना कोशिश करती हूँ मैं, जितना एक्सप्लेन कर सकती हूँ उतना करूँ। और सीटेट के साथ साथ ना ये DSSS एनवीएस और केवीएस के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि कोई भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप जितना कर सकते हो उतना शेयर किया करो। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके 20 तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो 21 से शुरू करते हैं। हाउ कैन अ टीचर डील विद चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव इन क्लासरूम। मतलब जो बच्चे नॉन अटेंटिव होते हैं क्लासरूम में, उनके साथ टीचर कैसे डील करेगा या उसको करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन, आस्क द चिल्ड्रन टू गो आउट द क्लास, scold them frequently in front of entire class, या फिर talk to them and find out reason for their disinterest, या फिर give them a lot of worksheet as homework। तो अब आप खुद सोचो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। अगर बच्चे नॉन अटेंटिव हैं क्लास में तो आप उनको बोलोगे कि क्लास से बाहर चले जाओ। जनरली ऐसा होता है, लेकिन हमें ये ऑप्शन चूज नहीं करना है। बच्चों को क्लास से बाहर नहीं भेजना, भाई सीखने आया, क्लास के बाहर खड़े होने थोड़ी ना आया। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, उसको स्कोल्ड कर दो, डांटते रहो बार बार पूरी क्लास के सामने, उसकी बेइज्जती कर दो। ये भी नहीं हमें करना। चाहे आपको लगे कि वो प्रैक्टिकल है, लेकिन आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करना, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके। थर्ड ऑप्शन इज टॉक टू देम एंड फाइंड आउट द रीजन फॉर देयर डिसइंटरेस्ट। ये देखो कितना पॉजिटिव जो है ऑप्शन है, कि आप उनसे बात करो, उन बच्चों से जो क्लास में ध्यान नहीं दे रहे, और फाइंड आउट करो कि रीज़न क्या है। उनको टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा, या कोई उनको और कोई परेशानी जिसकी वजह से वो इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहे हैं। तो दिस इज़ आर राइट ऑप्शन। और यहाँ पे क्या था कि उनको बहुत सारा होमवर्क दे दो। भाई ऐसा भी नहीं करना, होमवर्क करने से ही बच्चे सिर्फ नहीं सीखते हैं, अगर क्लास में ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट डैश इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या सजेस्ट करती है कि कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए नॉलेज को। तो ऑप्शंस आर प्रियर नॉलेज ऑफ द लर्नर, या फिर कंडीशनिंग, या फिर पनिशमेंट, या फिर रोट मेमोराइजेशन। तो अगर आप यहाँ पे डिलीट करते हुए जाएंगे ना ऑप्शंस को, तो देखो 2 ऑप्शंस तो हमारे डिलीट ही हो गए, जैसे कि पनिशमेंट और फिर रोट मेमोराइजेशन। ये तो हमें कराना ही नहीं है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ये तो कहती ही नहीं है। वो क्या कहती है, बच्चे खुद से करना सीखें, खुद से एक्सप्लोर करें। थर्ड इज कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मतलब उनको एक किसी फ्रेमवर्क में ढालना कि नहीं भाई यही प्रैक्टिस करते रहो बार बार, वो भी नहीं होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या बचता है, प्रियर नॉलेज ऑफ द लर्नर। पहले आप ये तो चेक करो कि उनकी प्रियर नॉलेज क्या है, वो कॉन्सेप्ट समझने लायक उनके पास नॉलेज है भी या नहीं है, तभी तो वो आगे की नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे ना भाई। तो जो विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान होता है वो क्या हो गया हमारा राइट ऑप्शन। 23rd क्वेश्चन देखते हैं। Children construct naive theory about various phenomena in this background a teacher should। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपके पेपर 1 में भी आया हो, दिसंबर 2019 की है ना। तो बोला था ना मैंने कि मूव करते रहते क्वेश्चन जो है एक पेपर से दूसरे पेपर में, कभी भी घुमा फिरा के कहीं भी दे देते हैं। तो ये क्या बोले, जो बच्चे नेव थ्योरी बना लेते हैं, मतलब अपने आप ही कोई फिनोमेना जनरेट कर लेते हैं किसी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग। तो इन दिस बैकग्राउंड अ टीचर शुड, उस टीचर को क्या करना चाहिए, चैलेंज दिस कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग, या फिर डिसमिस दीज आइडियाज दैट चिल्ड्रन हैव, उसको डिसमिस कर दे वो, या फिर इग्नोर चिल्ड्रंस आइडिया एंड थ्योरीज, या फिर स्कोल्ड द चिल्ड्रन फॉर हैविंग आइडिया दैट इंटरफेयर विद हर टीचिंग। तो अब आप खुद सोचो यहाँ पे, अगर आपने वो क्वेश्चन पेपर 1 वाली वीडियो भी देखी थी तो आपको आई होप आंसर पता चल गया होगा अब यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखो क्या बोले कि डिसमिस कर दे उनकी आइडिया को, नहीं भाई चलो हटो तुम तो गलत ही बोल रहे हो, ये नहीं करना हमें, ठीक है। उसके बाद इग्नोर कर ले वो चिल्ड्रन को, ये भी नहीं करना। या फिर वो डांटे बच्चों को, तो डांटना तो हमें बिल्कुल भी नहीं है चिल्ड्रन को। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच्चा, ये वाला, चैलेंज करो उनके कॉन्सेप्ट्स को, और फिर क्या करो, डायलॉग बाजी करो। डायलॉग बाजी का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आप कोई मूवी के डायलॉग बोलो, डायलॉग का मतलब है उनसे बातचीत करो। यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखो, संवाद के द्वारा, संवाद मतलब बातचीत करना के द्वारा बच्चों की अवधारणाओं को चुनौती देना, कि अच्छा आप ये बोल रहे हो ना, फिर आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए, कुछ काउंटर एग्जाम्पल दे दिए, जिससे बच्चे के कॉन्सेप्ट जो है, जो नेव थ्योरी से ना वो हट जाए, और जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो फ्रेम हो वहां पे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं।
द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन इज, अब ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ था, तो जो रिलेशनशिप एंड कॉग्निशन है शायद पेपर 1 में ये आया है इसी बारी। तो रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन क्या होता है, मतलब जो आपका संज्ञान और संवेग है उनके बीच में किस प्रकार का संबंध होता है। इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के या फिर यूनिडायरेक्शनल होते हैं, मतलब कि इमोशन जो है इन्फ्लुएंस करता है कॉग्निशन को, या फिर से ऑप्शन दिया यूनिडायरेक्शनल कि कॉग्निशन जो है ना वो इन्फ्लुएंस करता है इमोशन को, या फिर फोर्थ दिया हुआ बाय डायरेक्शनल कि एक डायनामिक इंटरप्ले है बिटवीन द बोथ। मतलब इस वाले ऑप्शन का मतलब है कि इमोशन भी कॉग्निशन को इम्पैक्ट करते हैं और कॉग्निशन भी इमोशन को इम्पैक्ट करता है। तो राइट ऑप्शन इज ये क्या होते हैं, बाय डायरेक्शनल होते हैं। सिर्फ इमोशन ही कॉग्निशन को इम्पैक्ट नहीं करता या फिर कॉग्निशन ही इमोशन को इम्पैक्ट नहीं करता, दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। और ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया था कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि ये हमने पेपर 1 में भी डिस्कस किया हुआ था। ओके, तो इसलिए मैं बोलती हूँ दोनों वीडियो देखा करो, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग, इनमें से कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को। ओके, तो ऑप्शन क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी, या फिर सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो आप खुद बताओ इन चारों में से कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं बच्चे की लर्निंग को। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, तो ये तो भाई सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है किसी भी लर्निंग को, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट ही नहीं होगा बच्चा सीखेगा नहीं, और इंटरेस्ट होगा तो अच्छे से सीखेगा, राइट। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। अब आप देख लो फर्स्ट ऑप्शन किस किस में है। अब ये देखो इसमें इसमें और इसमें तो फर्स्ट ऑप्शन है, लेकिन सेकंड वाले में फर्स्ट ऑप्शन नहीं है ना, तो ये क्या हो गया आपका इनकरेक्ट हो गया, राइट। सेकंड ऑप्शन है इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, तो जो हमारे इमोशंस होते हैं ना वो भी लर्निंग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, बहुत रोल प्ले करते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है अभी मतलब। फिर नेक्स्ट है पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी, तो बिल्कुल जो टीचर आपकी पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी अपनाता है, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है आपकी लर्निंग को। नेक्स्ट इज सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट, तो ये भी आपकी लर्निंग को इम्पैक्ट करता है। तो ये चारों ही क्या करते हैं, हमारी लर्निंग को इम्पैक्ट करते हैं। फटाफट से देख लो ये चारों किस में दिए हुए हैं, फोर्थ ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, डैश आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, मतलब इनमें से कौन सा जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है किसका, मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज का। तो ऑप्शन आर सोशल इंटरेक्शन, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, या फिर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, या फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। तो आप खुद सोचो कि सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन आपका नॉलेज का कैसे होता है। ऑप्शंस क्या आते हैं हमारे पास, सोशल इंटरेक्शन या फिर ड्रिल एंड रिपीटेटिव रिकॉल। तो ड्रिल या रिपीटेटिव रिकॉल मतलब एक ही चीज़ उसको बार बार दोहराते रहना, उससे भी कुछ नहीं होगा। रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट, इससे भी नहीं होगा। या फिर स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स नहीं होगा, मतलब कोई लालच वगैरह देना बच्चे को, ये भी नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा जो मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन होता है ना आपका नॉलेज का, वो किससे होता है, सोशल इंटरेक्शन से होता है, या फिर सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं से होता है। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, व्हेन student repeatedly engage in an activity such as design and conduct an experiment to earn a reward that is not directly related to that activity such as earn star or badges, they are likely to, मतलब स्टूडेंट को जो है इंगेज किया जा रहा है रिपीटेडली बार बार ऐसी एक्टिविटीज़ में, मतलब डिज़ाइन या एक्सपेरिमेंट की जो है एक्टिविटी है, टू अर्न अ रिवॉर्ड, और ये कह के कि अगर ये करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और अभी आपने देखा होगा इससे पहले हमने पेपर 1 की वीडियो में भी ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस किया था, दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट एक्टिविटी, मतलब करवाए जा रहे हो आप, उसका कोई मतलब नहीं बन रहा कि वो बच्चा क्यों कर रहा है, अपने इंटरेस्ट से कर रहा है या नहीं कर रहा, सिर्फ इसलिए कि उसको कुछ स्टार मिल जाएंगे या फिर बैजेस मिल जाएंगे। ओके, तो ये रिवॉर्ड हो गए आपके, इसलिए वो कर रहा है वो एक्टिविटी। तो इससे क्या होगा, दे आर लाइकली टू, इसका मतलब बच्चा क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड द लर्निंग, या फिर इंजॉय कर रहा है लर्निंग को फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या फिर परसिस्ट इन डूइंग दैट एक्टिविटी इवन विदाउट द रिवॉर्ड, या फिर सेट मास्टरी गोल फॉर देमसेल्फ रेदर देन वर्क टू प्लेजर अदर। ठीक है, अब देखो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका, या फिर सारे ऑप्शंस को ही देखो, वो बच्चा सिर्फ रिवॉर्ड के लिए उस काम को कर रहा है, तो क्या वो इंजॉय करेगा उस लर्निंग को अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिल्कुल नहीं करेगा भैया, वो रिवॉर्ड के लिए कर रहा है। नेक्स्ट इज परसिस्ट इन डूइंग दैट एक्टिविटी इवन विदाउट रिवॉर्ड, क्या वो उस एक्टिविटी को तब भी करेगा जब वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा उसको या छीन लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि वो सिर्फ किस लिए कर रहा है, रिवॉर्ड के लिए ही कर रहा है उस एक्सपेरिमेंट को, है ना। नेक्स्ट इज सेट कर लेगा वो मास्टरी गोल्स फॉर देमसेल्फ रेदर देन फॉर अदर, मतलब वो दूसरों के लिए नहीं कर रहा, वो खुद के लिए कर रहा है, ऐसा भी नहीं है।
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डेवलप मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड लर्निंग। वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक जो एटीट्यूड है ना वो ही डेवलप कर पाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, जो कॉन्सेप्ट है चाइल्डहुड का वो क्या है, यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चर कंटेक्स्ट, अ सोशल कंस्ट्रक्ट और अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिव थ्योरिस्ट, या फिर दैट चिल्ड्रन आर बोर्न एविल एंड हैव टू बी सिविलाइज्ड, या फिर क्या बोल रहा है कि दैट चिल्ड्रन बिगिन विद नथिंग एट ऑल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर शेप्ड एंटायरली बाय द एनवायरमेंट। अब यहाँ पे देखो चार ऑप्शंस देखो और फिर देखो आपका बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में देखो क्या बोल रहा है कि जो बच्चे हैं ना वो किसी भी चीज़ के साथ पैदा नहीं होते हैं, मतलब बचपन से जब वो पैदा होते हैं वो ब्लैंक होते हैं और उनको क्या किया जाता है, शेप किया जाता है एंटायरली बाय द एनवायरनमेंट। तो ऐसा नहीं होता है, बच्चों के अंदर कुछ जन्मजात क्षमताएं होती हैं, जैसे कि हम जो लैंग्वेज को अक्वायर कर लेते हैं ना, काफ़ी सारी चीज़ें हम सेंसेस का यूज़ करते हैं, वो हमारे अंदर क्या होती है, बाय बर्थ ही होती है, जन्मजात होती हैं। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। फिर बोल रहे चिल्ड्रन जो है ना वो इविल पैदा होते हैं, फिर जब वो सोसाइटी में रहते हैं तब जाके वो सिविलाइज्ड होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है, कैसे बच्चों को भी इविल बोल सकते हैं ये। नेक्स्ट इज सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द कंटेम्प्रेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, इसको देखते हैं भाई। अभी फर्स्ट ऑप्शन क्या है, यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस द डिफरेंट कल्चर कंटेक्स्ट। तो देखो अभी पेपर 1 में भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने बोला था कि जो चाइल्डहुड है ना या फिर जो भी आपका चाइल्डहुड है वो यूनिवर्सली तो है लेकिन उस पर कल्चर का भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, सब कल्चर में सेम होता है, तो ऐसा नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया कि ये सोशल कंस्ट्रक्शन है अकॉर्डिंग टू द कंटेम्प्रेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड, इसमें से जो पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड है, मिडिल चाइल्डहुड का पीरियड सबसे बेस्ट कौन डिस्क्राइब करता है। फर्स्ट इज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ वेरी रैपिड पेस। तो ये हमने पेपर 1 में डिस्कस किया था कि जो फिजिकल ग्रोथ होती है ना आपकी वो सबसे रैपिड कब हो रही होती है, इन्फेंसी या फिर अर्ली चाइल्डहुड में हो रही होती है ना। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टिकली, अभी बच्चा मिडिल चाइल्डहुड में ही है, एब्स्ट्रैक्टिकली थिंकिंग उसके अंदर नहीं आएगी, या हाइपो डिडक्टिव जो आपकी रीजनिंग होती है ना वो उसके अंदर अभी नहीं आएगी, वो कब आती है, लेटर चाइल्डहुड में आती है या फिर एडोलेसेंस में आती है। तो ये भी गलत हो गया। फिर चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कंक्रीटली, इसको देखते हैं अभी। नेक्स्ट इज लर्निंग अकर प्राइमरली थ्रू सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज़। तो सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज़ में तो बच्चा कब कर रहा होता है, जब वो बर्थ से लेके 2 साल का होता है, और यहाँ पे बात हो रही है मिडिल चाइल्डहुड की, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। क्या बचा हमारे पास, चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कंक्रीटली। तो यस, लॉजिकली तो सोचना वो शुरू कर देते हैं बट कंक्रीटली सोचते हैं, जो ऑब्जेक्ट उनके सामने होते हैं उन्हीं के बारे में वो अच्छे से सोच पाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट वाला नहीं सोच पाते। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ओके, मतलब वो तार्किक तो सोच पाते हैं लेकिन मूर्त रूप से सोच पाते हैं, ठीक है, जो चीज़ें उनके सामने प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा और इसी के साथ आपकी सीडीपी खत्म हो जाएगी। फैमिली एंड नेबरहुड हार, देखो अभी इसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, बस उसमें क्या था, पूछा था कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी क्या है और हमें ऑप्शन दी होती है, और यहाँ पे घुमा के दे दिया कि फैमिली एंड नेबरहुड क्या है। तो पेपर 1 की वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि हमारी 2 एजेंसीज होती हैं सोशलाइजेशन की, एक प्राइमरी एजेंसी होती है आपकी और एक सेकेंडरी एजेंसी होती है, राइट। तो जो प्राइमरी होती है इसमें अंदर कौन आ जाता है, फैमिली एंड नेबरहुड आ जाता है, आपका जो इमीडिएट फैमिली होती है वो आ जाती है, और सेकेंडरी में कौन आता है, जैसे आपका स्कूल हो गया या फिर मीडिया हो गया, ये सब किस में आता है, सेकेंडरी में आता है। तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, देखो फैमिली एंड नेबरहुड क्या है, साइकोलॉजिकल एजेंसी है चिल्ड्रन की, नहीं, प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है, तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। मिडिल सोशलाइजिंग एजेंसी है या फिर सेकेंडरी है, तो ना तो ये साइकोलॉजिकल है ना फिर ये क्या कहते हैं मिडिल सोशलाइजिंग एजेंसी है या फिर सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी है, ये क्या है हमारी प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज हैं। तो हमारा ऑप्शन 2 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप जितना भी हमने यहाँ पे किया है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
अगर अच्छी लगी वीडियो तो भाई लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो मैं डेली 2 या 3 वीडियो सीटेट से रिलेटेड डालती हूँ, ताकि आपको भी उनकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही वीडियो देखा करो, प्लस कमेंट करके बताया करो भाई कैसा रिस्पॉन्स है आपका। मुझे कैसे पता चलेगा जब तक आप कमेंट नहीं करोगे? कमेंट करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आगे भी जो भी वीडियोज़ आएंगी तो। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।